नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं एज ऑफ यूथ। चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में हम लेकर आए हैं नेता की बात नेता के साथ। इस शो में आप जानेंगे कि क्यों आपको अपने नेता को चुनना चाहिए। हमारे साथ हैं साउथ दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मिस्टर राघव चड्ढा। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, चुनावी माहौल है तो आपको देश की जनता, दिल्ली की जनता खासतौर पे क्यों चुने? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर पिछले 70 साल में भाजपा कांग्रेस के नेता बुनियादी सुविधाएं जनता को नहीं दे पाए। बुनियादी सुविधाओं से मेरा मतलब है बिजली, पानी, सीवर, यातायात, सड़कें, नालियाँ, ये बेसिक अमेनिटीज़ जो हैं ये पिछले 70 साल में नेता नहीं दे पाए। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जो पहले आउटर दिल्ली कहलाता था, इस क्षेत्र में गुंडों का, बाहुबलियों का, खौफ की राजनीति, डर की राजनीति का एक चलन रहा है। मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर उस गुंडों की, बाहुबलियों की राजनीति को साफ करने के लिए इस दक्षिणी दिल्ली में एक पढ़े लिखे युवा व्यक्ति को मैदान में उतारकर एक अच्छा विकल्प देने का प्रयास करा है। और मैं पिछले 4 साल के अरविंद केजरीवाल जी के काम के ट्रैक रिकॉर्ड को आगे ले जाना हूँ। जो पिछले 4 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ बुनियादी सुविधाएं दी हैं। आज से पहले दक्षिणी दिल्ली में घर घर पानी नहीं आता था। पानी की लाइनें बिछाकर 95% दक्षिणी दिल्ली के इलाके में पानी की सप्लाई दे दी है। 5% रह गया, वो भी हम अपने अगले 1 साल के पहले कार्यकाल में समाप्त कर देंगे। बिजली की बिलों की और बिजली एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम थी। घर घर तक बिजली के कनेक्शन पहुँचाए, बिजली के रेट आधे करे। सीवर की समस्या थी, सुएज सिस्टम्स ही नहीं है, अभी भी बहुत जगह नहीं है। सुएज सिस्टम डाले जा रहे हैं, वो पूरी सीवर घर घर तक डाला जा रहा है ताकि सुएज सिस्टम्स प्रॉपरली बन जाए। और एक कच्ची कॉलोनी पे सारी पार्टियां राजनीति करती रही हैं। शीला दीक्षित जी ने भी रेगुलराइजेशन के प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट कर न जाने कितनी बार सरकार में आ गई। हमने कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का एक पूरा खाका तैयार करा है। उसमें हमें संसद तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की आवश्यकता है अगर कच्ची कॉलोनी को पक्का करना है। तो ये सारे मोटे मोटे तौर पर मुद्दे रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के, जो भाजपा के नेता पिछले 70 साल में नहीं कर पाए। और ख़ास करके पिछले 5 साल से भाजपा के जो सांसद यहाँ पर राजनीति पे काबिज़ हैं, उन्होंने, उनका जो व्यवहार है, जो बात करने का तरीका है, जो चलन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, एक पर्टिकुलर प्रांत के लोगों के साथ जो व्यवहार है, एक पर्टिकुलर जात के प्रति जो व्यवहार है, वो किसी से छुपा नहीं है, वो सबको पता है। मुझे लगता है जनता इस बार एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहेगी जो उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा है, प्यार से बात करता है, जनता से आशीर्वाद मांगता है, बड़े से आशीर्वाद मांगता है, बच्चे से प्यार मांगता है। भला शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। गुंडे मवाली अब दक्षिणी दिल्ली में चलने वाले हैं नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल मेरा है कि आपने 2014 की राजनीति देखी है और अब 2019 की राजनीति है। मुद्दों में कितना फ़र्क आया है? क्या फ़र्क है 2014 के और 2019 के मुद्दों में? देखिए, मुद्दों में फ़र्क से ज़्यादा नीयत में फ़र्क है। 2014 में दिल्ली की और देश की जनता ने मोदी जी को चुना। इसलिए चुना क्योंकि मोदी जी ने कुछ ऐसे वादे करे जो जनता ने कहा, अरे शायद ये वादे पूरे हो सकते हैं और शायद मोदी जी वही नेता हैं जो वादे पूरे कर सकते हैं। क्या मुद्दे थे उस समय? वही मुद्दे आज भी हैं। मुद्दे क्या थे? महिला सुरक्षा बेहतर करूंगा, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। युवाओं का है बेरोजगार, इस बार होगी मोदी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। यही मुख्य तौर पर मुद्दे थे। कहा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को, कहा हर महिला को सुरक्षा दूंगा मैं, कहा काले धन पे प्रहार करूंगा, भ्रष्टाचार इस देश में समाप्त करूंगा। ये सारे मुख्य तौर पर उनके मुद्दे थे। मुझे बताइए, इनमें से यदि एक भी चीज़ पे मोदी जी ने कुछ काम किया हो, जनता को राहत दी हो, तो मुझे बताइए। महंगाई आज कहाँ पर है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। गैस सिलेंडर के भाव कहाँ पहुँच गए हैं? मेट्रो का किराया बढ़ गया है, डीटीसी के किराए बढ़ गए हैं, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है। हमारी महिलाएं आज अंधेरा होने के बाद घर से निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। अपने साथ एक परिवार के किसी भाई को, बेटे को या पति को साथ ले जाना पड़ता है। महिला भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। और देश का युवा उस बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है कि एनएसएसओ का सर्वे आया जिसने बताया कि पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी जी के कार्यकाल में देखने को मिल रही है।
तो हर चीज़ में मोदी जी विफल रहे हैं, फेल रहे हैं। मुद्दे वही हैं, पर जनता को उनकी नीयत पता लग गई कि उनकी नीयत खोटी है। इस बार जनता अच्छी नीयत और साफ सूरत वाले लोगों को चुनना पसंद करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात है। एक कैंपेन हम दिल्ली की सड़कों पर देखते हैं आम आदमी पार्टी का कि पूर्ण राज्य लेके रहेंगे, इस बार पूर्ण राज्य। कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि अगर हम लोकसभा जीतते हैं और मेजॉरिटी में आते हैं तो पूर्ण राज्य आएगा। क्या सभी समस्याओं का समाधान इस पूर्ण राज्य की नीति से हो सकता है? देखिए, पूर्ण राज्य, क्योंकि मैं इंगित कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे राज्यों ने अलग राज्य होने की मांग की और पूर्ण राज्य होने की भी मांग चल रही है, लेकिन उनके अलग राज्य हो जाने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। उसमें फ़र्क है। आज तक जो राज्य पूर्ण राज्य बने या आज तक जो राज्य बड़े राज्यों से हटकर एक छोटा सा प्रदेश उन राज्यों में से निकला, वो लिंग्विस्टिक या सोशल बैकग्राउंड के चलते था कि हम एक बिरादरी के लोग हैं या हम एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसलिए हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए। हम अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस देश में जितने राज्य हैं उन सारे राज्यों में से केवल एक ही राज्य है जो अभी तक पूरा राज्य नहीं है, दिल्ली। बाकी सब पूर्ण राज्य हैं इस देश में। एक ही राज्य है जो पूर्ण राज्य नहीं। पूर्ण राज्य होने से क्या क्या मिलेगा और उनसे क्या क्या दिल्ली की समस्याओं का समाधान होगा, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अरविंद केजरीवाल जी के अधीन आ जाएंगी। दिल्ली में महिला सुरक्षा इतनी बेहतर हो जाएगी कि हमारी महिलाएं रात को 11 बजे के बाहर क्यों ना अपने घर के कदम रखें, किसी गुंडे मवाली की औकात नहीं होगी कि उनकी तरफ आंख उठाकर देख ले। इतनी अच्छी महिला सुरक्षा अरविंद केजरीवाल जी कर देंगे। वहीं 49 दिन की सरकार में एंटी करप्शन ब्रांच अरविंद केजरीवाल जी के पास थी, जिससे दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं, उन 49 दिन में दिल्ली से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया था। तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अरविंद केजरीवाल जी के पास आ जाएंगी, भ्रष्टाचार दिल्ली में लगभग समाप्त हो जाएगा और महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो जाएगी कि हम किसी भी देश की, विश्व की राजधानी से ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। जब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा तो दिल्ली में उत्पन्न हो रही नौकरियों में और दिल्ली के स्कूल कॉलेजों के दाखिलों में दिल्ली में रह रहे मतदाताओं को प्राथमिकता मिलेगी। चाहे आप कहाँ से भी आए हो, आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी आकर दिल्ली में बसे हो, दिल्ली आपका राज्य है। आप अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। उसका पूरा खाका तैयार किया गया है। हर परिवार का सपना होता है कि उनको एक पक्का मकान मिले। यदि दिल्ली पूर्ण राज्य बनता है तो हम हर परिवार को एक पक्का मकान देंगे। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में हम दे पाएंगे। हर कच्ची कॉलोनी को पक्का कर पाएंगे, घर घर तक सीवर की लाइन डाल पाएंगे। रोज़ आजकल हमारे झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, रिसेट, हर एक के सर पे एक तलवार लटकी हुई है कि बीजेपी वाले, एमसीडी वाले आकर हमारा मकान तोड़ देंगे। वो तलवार नहीं लटकेगी, सबको पक्का मकान मिलेगा, हर कच्ची कॉलोनी को पक्का किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार शक्तिहीन है, दिल्ली वाले शक्तिहीन हैं। आज दिल्ली वाले वोट डालते हैं और एक आधी सरकार चुनते हैं। वही वोट यदि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में डाले, उड़ीसा में डाले, तमिलनाडु में डाले, केरल में डाले तो पूरी सरकार चुनता है। यानी कि दिल्ली के बाहर के जितने भी मतदाता हैं उनके वोट की कीमत 1 रुपया है। दिल्ली में रहने वालों की वोट की कीमत चवन्नी भर भी नहीं है। तो दिल्ली वालों के हक के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए और उनके वोट की कीमत को बढ़ाने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना अति आवश्यक है। बहुत अच्छी बात। एक सुगबुगाहट हो रही है कि शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव में हो सकता है। इसकी कुछ क्या संभावना है? देखिए, हमारा ये मानना है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है वो इस देश के संविधान के लिए खराब है, इस देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और पिछले 5 साल में एक वो संस्था जो इसलिए बनाई गई थी कि वो इस देश में संघीय ढांचे को, इस देश की विविधता को, इस देश की अखंडता को, इस देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, इस देश के आइडियल्स को बचा कर रखे, सुरक्षित रखे, वो सारी संस्थाओं को पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना पड़े कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर बात है। तो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के जो हमारे देश के प्रिंसिपल्स हैं, जिनके आधार पर देश का संविधान की रचना हुई है, उनको बचाने के लिए अति आवश्यक है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है उससे देश की जनता को निजात दिलाई जाए। वो निजात तभी मिलेगी जब हर भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ
एक प्रत्याशी लड़ेगा ताकि गैर भाजपा वोट बटे नहीं। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गोवा हो और जहाँ जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी के सामने एक प्रत्याशी लड़े ताकि वोट ना बटे, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का विषय, पिछले 4 चुनाव जो दिल्ली में हुए, 2013 का विधानसभा चुनाव, लोकसभा का 14 का चुनाव, 15 का विधानसभा का चुनाव और 2017 का नगर निगम का चुनाव, इन चारों चुनावों में कांग्रेस पार्टी आखिरी नंबर पर आई और कांग्रेस के 90% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। दिल्ली में कांग्रेस को वोट देना, एक 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में कांग्रेस को वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता अपना वोट बर्बाद करना चाहती है। जो व्यक्ति कांग्रेस का बटन दबाएगा वो अपना वोट दिल्ली में बर्बाद करेगा, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में भाजपा को नहीं हरा रही है, दूर दूर तक नहीं है। शायद कांग्रेस के प्रत्याशियों की हर चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली में जमानत भी ना बचे। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों को अपनी इज्जत बचानी है तो वो आपके साथ गठबंधन करें? अगर इस देश से मोदी जी और अमित शाह जी को निजात दिलाना है तो उन्हें गठबंधन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि यूपी में भाजपा को कौन हरा रहा है? सपा बसपा का गठबंधन हरा रहा है, कांग्रेस तो नहीं हरा रही, कांग्रेस तो है ही नहीं दौड़ में। बंगाल में भाजपा को कौन हरा रहा है? ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस तो दौड़ में ही नहीं है। उड़ीसा में भाजपा को कौन हरा रहा है? बीजू जनता दल हरा रही है, कांग्रेस तो दौड़ में ही नहीं है। उसी प्रकार से दिल्ली में भाजपा को आम आदमी पार्टी हरा रही है, कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। अगर ये गठबंधन होता है, मान लीजिए सामने से कांग्रेस आकर आपके साथ गठबंधन करती है, तो 2014 के पहले की जो कांग्रेस के खिलाफ में आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो लड़ाई है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम लड़ सकते हैं अगर देश में लोकतंत्र रहे, संविधान रहे। अगर आपने लोकतंत्र और संविधान ही समाप्त कर दिया, इस देश में आज के बाद चुनाव ही नहीं हुए। अगर मोदी जी ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया, जो उनके नेता रोज बोल रहे हैं, कल उनकी मंत्री पंकजा मुंडे ने बयान दिया कि हम देश का संविधान बदल देंगे, देश को बदल देंगे। जब आप पूरे देश पे कब्जा कर देश से लोकतंत्र समाप्त कर देंगे तो हम कैसे कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ पाएंगे? भ्रष्टाचार से लड़ाई उसी स्थिति में लड़ी जाएगी अगर देश बचेगा, और इस समय हमारी प्राथमिकता देश को बचाना है। एक सवाल है कि लगातार ये आलोचना हो रही है, जो पार्टियां सैनिकों के शहादत पर राजनीति कर रही है उसके बारे में एक आलोचना हो रही है, लेकिन पुलवामा घटना के बाद एक पूरा विज्ञापन, एक पेज का विज्ञापन आता है आम आदमी पार्टी का, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पुष्प अर्पण कर रहे हैं और उसको विज्ञापन के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या ये उसी तरह की राजनीति नहीं है जिस तरह की राजनीति की? मुझे जानकारी नहीं है आप कौन से विज्ञापन की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है। देखा होता तो मैं ज़रूर उस विषय पे बात रखता, बट मेरा ये मानना है कि सेना का, सेनानियों का और देश के तमाम सुरक्षा बलों का राजनीतिकरण होना सबसे दुखद है। वे किसी एक राजनीतिक दल के योद्धा नहीं हैं, वो भारत देश के योद्धा हैं, वो भारत के सुपुत्र हैं। उनकी मर्यादा, उनकी वीरता को सलाम करते हुए हमें उन्हें राजनीति से दूर रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात। एक आखिरी सवाल मेरा है कि हमें मालूम है कांग्रेस और बीजेपी को कौन फंड देता है, आम आदमी पार्टी को कौन फंड देता है? आम आदमी पार्टी को इस देश का आम आदमी फंड देता है। मैं अपने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा चुनाव को कैसे लड़ रहा हूँ मैं बताना चाहूँगा। अगर जाकर 50-50, 100-100 रुपये का चंदा लेता हूँ और उस चंदे से, उस प्यार के, ईमानदारी के, साफ सुथरे पैसे के चंदे से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे पास कोई बड़े उद्योगपति हैं नहीं जो हमें करोड़ों रुपए दान में दे दें और फिर हमसे फ़ायदा लें। ना हम फ़ायदा देंगे और ना ही हम उनका दान लेंगे। हम आम इंसान के साफ सुथरे पैसे से चुनाव लड़ते हैं। इकलौती ऐसा राजनीतिक दल इस देश में है जो अपने एक एक रुपये जिस जहाँ से चंदा लेता है उसका पूरा बही खाता सौंपता है सरकार को। साफ सुथरे पैसे से चुनाव लड़ते हैं, ईमानदारी के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, ईमानदारी का चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और जनता, मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ, हम तो 4-5 साल पुरानी पार्टी हैं। दिल्ली की जनता ने चुनाव लड़ा था 2015 में, दिल्ली की जनता ने पार्टी बनाई, दिल्ली की जनता ने चंदा दिया और दिल्ली की जनता ने ही चुनाव लड़ा। हम कोई नेता थोड़ी है, मैं किसी राजनीतिक दल से, कोई राजनीतिक परिवार से थोड़ी आता हूँ। मेरे परिवार में ना आज से पहले कोई राजनीति में था, मुझे लगता है ना ही मेरे बाद कोई राजनीति में होगा।
साधारण सा चार्टेड अकाउंटेंट था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, राजनीति में आ गया, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़ा, अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम करने लगा, आम आदमी पार्टी में उनकी छत्रछाया में काम कर रहा हूँ, 8-9 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो हम लोग कोई राजनीति करने तो आई नहीं है, हम तो उसी जनता का हिस्सा है। जनता ने हम में से कुछ लोगों को कहा कि तुम पार्टी बनाओ, हम पैसा देंगे, तुम चुनाव लड़ो, तुम्हें चुनाव जिताएंगे, फिर हम सेवा करना, ईमानदारी से काम करना और ये भाजपा कांग्रेस की राजनीति को समाप्त करना, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो आपने सुना दक्षिण दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा को। चुनावी समर चल रहा है, नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार होगी और कौन प्रधानमंत्री होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।